हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 5 मई 2024 को। यहाँ हम पेपर का कोड Q6 डिस्कस करेंगे। ये नीट यूजी 2024 के केमिस्ट्री पेपर का पार्ट 1 है, जहाँ हम सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किए जाएंगे। और इस वीडियो में हम इन सभी 20 क्वेश्चंस के आंसर, उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से चैप्टर से पूछे जाएं। तो आपका सारा कंसेप्ट इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपसे पूछा गया है कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कौन से आयंस के लिए सेम है। आपके पास दे रखे हैं टाइटेनियम+3, क्रोमियम+2, Mn+2, Fe+2 और स्कैंडियम+3। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर दे रखा है, फॉलोइंग जो पेयर हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आइए क्वेश्चन का जो फर्दर पार्ट है उसको देखते हैं, और फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बी एंड डी ओनली, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बी एंड सी ओनली, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए एंड डी ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज बी एंड डी ओनली। बी है आपके पास क्रोमियम+2 और डी है आपके पास Fe+2। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे आया ये। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, म्यू स्पिन ओनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहां n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी आयन में नोन है, तो आप आराम से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन की टर्म्स में बता सकते हैं। तो हम यही करते हैं। जो भी यहाँ पे आपको हमको आयंस दे रखे हैं, उन सभी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n कितना है, और वहां से हम म्यू स्पिन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। जैसा कि मैंने अभी कहा, हम एक तरफ सारे आयंस की बात करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। वहां से हमें समझ में आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले देखिए, ए में आपको दे रखा है टाइटेनियम+3। टाइटेनियम+3 जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, और जैसा कि हम जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट डी ऑर्बिटल में, तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n हो जाएगा 1। इसी तरह से बी है क्रोमियम+2 आयन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d4। क्योंकि हमारे पास 5d ऑर्बिटल हैं, तो 4d ऑर्बिटल में हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग 4 ऑर्बिटल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n हो जाएगा 4। इसी तरह से बात करें Mn+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, और 3d5 का मतलब है कि 5 जो d ऑर्बिटल हैं उन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 5। इसी तरह बात करें Fe+2 की, तो Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6। अब 3d6 होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑपोजिट स्पिन रहेगा, और 4 आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी दिखेंगे, तो n यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन n हो जाएगा 4। इसी तरह से बात करें स्कैंडियम+3 की, तो इसमें आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d0 होता है, इसलिए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे n हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो B है क्रोमियम+2, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n4 है, और जो Fe+2 है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n4 है। तो जब दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऑब्वियसली जो उनका म्यू स्पिन आएगा वो भी सेम आएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। ठीक है, since B, that is chromium+2 ion, and D, that is Fe+2 ion, have same number of unpaired electrons n is equal to 4, so they will also have same spin only magnetic moment। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे क्रोमियम+2 आयन जो B है और जो Fe+2 आयन जो D है, दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसीलिए उनमें सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और ऐसा आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 1 में,
हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। देखिए क्या कह रहा है ध्यान से। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमोंग द फॉलोइंग इज। आपको यहाँ पे कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, आपको बताना है इन कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे रखा है। थर्ड में आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जिसके साथ में एक साइक्लिक रिंग है। और फोर्थ में आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे रखा है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उनकी बात करते हैं, अभी उनका जिक्र करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ। अब आइए इसको समझते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, और यहाँ जो कार्बोकेटाइन दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के फिनोमेना से समझते हैं। क्या कहता है हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना, ध्यान से देखिए। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसी भी कार्बोकेटाइन में जितना ज्यादा मात्रा में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट होगा, उतना ही ज्यादा संख्या में कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो हमें ये करना है कि हमें देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कब होगा और कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कैसे बनेंगे। इसका पता चलता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी और उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट, तो यहाँ आपने हमने जो कार्बोकेटाइन लिखा है उसके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन को हमने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट जो है उसमें आप देख सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और 1 अल्फा हाइड्रोजन राइट साइड में। टोटल हमारे पास इस फर्स्ट वाले कार्बोकेटाइन में, जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह से जब हम सेकंड की बात करें तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसके दोनों एंड पर जो कार्बन है उसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सेकंड वाले कार्बोकेटाइन में। थर्ड जो कार्बोकेटाइन है उसको आप ध्यान से देखें, वो एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसमें केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जो फोर्थ कार्बोकेटाइन है उसमें आप ध्यान से देखिए, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ और 3 ऊपर की तरफ। टोटल कितने हो गए इस कार्बोकेटाइन, क्योंकि 3 डिग्री है इसे 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 + 2 + 3 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है वहां कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम बनेगी। जहां ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जहां कम कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वहां पे कम स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, हेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या होगा, तो सही ऑर्डर होगा 4, 2, 1 और 3। ये किसके ऊपर बेसिस है, ये बेस्ड है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 4 में सबसे ज्यादा है 7, फिर 2 वाले कार्बोकेटाइन में है 5, फिर 1 वाले कार्बोकेटाइन में है 3 और फिर थर्ड वाले कार्बोकेटाइन में है 1। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या आ जाएगा, 4, 2, 1 और 3। और हमसे पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वो दे रखा है फोर्थ में, हेंस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है 16 ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। आपके पास जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको दे रखा है। क्या है ऑर्डर, H2O, H2TE, H2SE, H2S इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has higher boiling point. सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास को ध्यान में रखें, मॉलिक्यूलर मास की बेसिस पे बात करें तो H2O एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा,
और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से कम होगा, क्योंकि H2O का मास सबसे कम होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में होती है उस वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर आता है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 आपके सामने ऑर्डर दे रखा है और स्टेटमेंट 2 उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, इसके ऑप्शन की बात करते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको जो ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं दोनों, उनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सेकंड कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और फोर्थ कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है वो दोनों के दोनों ही ट्रू हैं, सही है। कैसे सही है, आइए उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 फॉलोज द ऑर्डर। स्टेटमेंट 1 ट्रू इसलिए है क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स का, उनका ऑर्डर बिल्कुल सही दे रखा है, H2O, H2TE, H2SE, H2S इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। अब बात करें स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O even though its molecular mass is minimum among the hydrides। स्टेटमेंट 2 जो है वो इसलिए ट्रू है क्योंकि उसमें क्या है, हाई एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाई एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, वहां पर जो H2O है उसमें मॉलिक्यूलर मास भले ही कम है, मिनिमम है सभी हाइड्राइड से, लेकिन फिर भी उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाई एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एक बात ये भी कह सकते हैं फर्दर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम H2TE टू H2S ड्यू टू डिक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मोलर मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि H2TE से H2S जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है क्योंकि मोलर मास में भी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसमें वाटर वाली बात को एक्सप्लेन किया गया है और बिल्कुल अच्छे से करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है, राइट। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के बारे में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स रिलेटेड। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए जरा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। लिस्ट 1 में आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी शेप और ज्योमेट्री का जिक्र किया गया है। लिस्ट 1 में जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उनमें ए है अमोनिया, बी है BrF5, सी है XeF4 और डी है SF6। और यहाँ पे जो लिस्ट 2 में आपके पास जो शेप और ज्योमेट्री दे रखी है उसमें फर्स्ट है आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल, सेकंड है स्क्वायर प्लेनर, थर्ड है ऑक्टाहेड्रल और फोर्थ है स्क्वायर पिरामिडल। आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट है ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का थर्ड। सेकंड है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। थर्ड है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। और फोर्थ है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो ए का करेक्ट ज्योमेट्री और शेप है वो है फर्स्ट, बी का सेकंड, सी बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। अब आइए जरा समझते हैं कैसे आया इनका ज्योमेट्री, कैसे आया इनका मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का शेप। देखिए ध्यान से, ए जो है सबसे पहले बात करें वो है अमोनिया। अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बात स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए।
जहां कहीं पे भी किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होगी। और अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इसी तरह से हम बात करें BrF5 मॉलिक्यूल की, इसमें ब्रोमीन के ऊपर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, जिसमें कि ब्रोमीन पर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ब्रोमीन पर जो BrF5 मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम है, उसमें वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसीलिए BrF5 मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी? स्क्वायर पिरामिडल, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब बात करें थर्ड मॉलिक्यूल की, जो की है XeF4, इसमें भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें जेनॉन पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण XeF4 मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। अब बात करें लास्ट SF6 मॉलिक्यूल की, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी लोन पेयर नहीं है सल्फर पर, इसीलिए इस मॉलिक्यूल में एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मोल कांसेप्ट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किसमें होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 U of helium, 4 gram of helium and 2.271098 liter of helium at STP। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, जिसका मतलब है कि जो 4 मोल ऑफ हीलियम है, उसमें सबसे ज्यादा हीलियम एटम होते हैं। आइए जरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं सभी ऑप्शन में कितने हीलियम एटम्स प्रेजेंट हैं और फर्स्ट हमारा आंसर कैसे हुआ। देखिए, फर्स्ट जो है वो है हमारे पास 4 मोल ऑफ हीलियम। 4 मोल ऑफ हीलियम का अगर हम बात करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ हीलियम एटम होंगे, तो हमें अच्छे से पता है 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने होंगे, 1 Na एटम्स। तो 4 मोल ऑफ हीलियम में क्या हो जाएगा, 4 Na हीलियम एटम्स। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड देखें हम 4 U ऑफ हीलियम, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम कैसे निकालेंगे, 4U हो गया आपके पास मास, और 4U ही आपके पास होता है मोलर मास, ये हो गया 1 मोल। और 1 मोल में एक्चुअली 1 एटम हो गया एक तरह से ये, और 1 एटम में आपके पास क्या होगा, 1 हीलियम एटम, क्योंकि यहाँ पे 4U है, U का मतलब है ग्राम, राइट, ग्राम भी नहीं, एक तरह से 1 हीलियम एटम की यहाँ पे बात हो रही है, तो 1 हीलियम एटम ही यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 4 ग्राम होता तो फिर हम मोल के हिसाब से करते, राइट, जैसा कि आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में आपके पास है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने आएंगे, 4 ग्राम अपॉन 4 ग्राम इंटू Na, दैट इज 1 Na। तो ध्यान से देखिए, 4U का मतलब है आप 1 हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, और 4 ग्राम का मतलब है आप 1 मोल ऑफ हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। 1 हीलियम एटम तो हो गया आपके पास सेकंड में, और थर्ड में आपके पास 1 मोल हीलियम एटम है, जिसका मतलब है कि आपके पास 1 Na हीलियम एटम प्रेजेंट है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपके पास 2.271098 लीटर्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी। हम अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम जो दे रखा है एसटीपी पे, उसको डिवाइड करें 22.7 से, मल्टीप्लाई करें Na से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो यहाँ पे जो हीलियम एटम्स हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा 2.27 डिवाइडेड बाय 22.7 इंटू Na। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आ जाएगा यहाँ पर 0.1 Na हीलियम एटम, राइट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 4 Na हीलियम एटम है, सेकंड में हमारे पास 1 हीलियम एटम है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 1 Na हीलियम एटम है, और फोर्थ में हमारे पास 0.1 Na हीलियम एटम प्रेजेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 अल्कोहल चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे कहा गया है कि आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहां एक एल्कीन कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। आपको बताना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन से करेक्ट रिएजेंट्स होंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करवा सकते हैं।
आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है H2OH प्लस फॉलोड बाय CrO3, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है BH3 फॉलोड बाय H2O2OH माइनस फॉलोड बाय PCC, थर्ड ऑप्शन कह रहा है BH3 फॉलोड बाय H2O2OH माइनस फॉलोड बाय अल्कलाइन KMNO4 फॉलोड बाय H3O प्लस, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है H2OH प्लस फॉलोड बाय PCC। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज BH3 फॉलोड बाय H2O2OH माइनस फॉलोड बाय PCC। एक्चुअल में आप यहाँ देखेंगे तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसे हो रहा है 2 स्टेप, उसकी बात करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 2 कैसे आया। देखिए जरा ध्यान से। तो एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करें तो सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, और वो कैसे होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। एंड द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड बाय पीसीसी, और जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड कैसे होगा, पीसीसी के द्वारा। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, फिर सेकेंड स्टेप को देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आपके पास है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जुड़ रखे हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया BH3 की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में H2O2OH माइनस लेके ऑक्सीडेशन कराया, तो आपके पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और सेकेंड स्टेप में आप पीसीसी लेकर, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेकर 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करा देंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, वो इस अल्कोहल के, प्राइमरी अल्कोहल के पीसीसी द्वारा ऑक्सीडेशन से बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास रिएजेंट हो गया BH3 H2O2 एंड OH माइनस एंड फॉलोड बाय PCC इन द सेकेंड स्टेप। अब जरा और डिटेल में समझे, मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे होगा। तो द मैकेनिज्म ऑफ द अबव स्टेप्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अगर हम जो ऊपर स्टेप हो रहे हैं दोनों, इनके अगर मैकेनिज्म की बात करें या स्टेप्स को और फर्दर डिटेल स्टडी करना चाहें तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए एक बार, जल्दी से एक बार देखें कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने कराई BH3 के साथ। BH3 में H और B बॉन्ड ब्रेक होगा, H जाके इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर कार्बन के साथ, और CH2 के साथ BH2 जुड़ जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, आपके पास मोनो एल्किल बोरेन बनेगा, जिसमें क्या होगा, बोरोन से एक हाइड्रोजन हटा और ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा। अभी भी आप देख सकते हैं बोरोन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसलिए जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसका सेकेंड मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और आपके पास डाई एल्किल बोरेन बन जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं बोरोन पर एक हाइड्रोजन और है, यानी थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन फिर से आके जुड़ेगा और इस बार आपके पास ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा। यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के 3 मोल्स इस BH3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बनता है मोनो एल्किल बोरेन, सेकंड स्टेप में बनता है डाई एल्किल बोरेन, और थर्ड स्टेप में बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। और यहाँ पे हम जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है उसको H2O2 द्वारा ऑक्सीडाइज करेंगे बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे H2O2 से जब ऑक्सीडेशन होगा बेसिक मीडियम में, तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल के 3 मोल्स मिल जाएंगे। यहाँ जो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा इसको हम पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC लेकर ऑक्सीडाइज करेंगे। PCC क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपने 1 डिग्री अल्कोहल को जब एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कराना है तो आपने PCC लिया, जिससे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 57 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। लिस्ट 1 में आपके पास डिफरेंट प्रोसेस का नाम दे रखा है और लिस्ट 2 में आपके पास उसकी कंडीशन दे रखी है कि वो प्रोसेस होने पर क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। लिस्ट 1 में जो प्रोसेस आपको दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। ए है आइसोथर्मल प्रोसेस, बी है आइसोकोरिक प्रोसेस, सी है आइसोबारिक प्रोसेस और फोर्थ है एडियाबेटिक प्रोसेस। लिस्ट 2 में जो कंडीशंस आपको गिवन है वो फर्स्ट है नो हीट एक्सचेंज, सेकंड है कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्ड है कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और फोर्थ है कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट का आंसर है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट।
सेकंड का आंसर है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। और थर्ड है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, यानी जो ए है उसकी करेक्ट मैचिंग है सेकंड, बी है उसकी करेक्ट मैचिंग है थर्ड, सी है उसकी करेक्ट मैचिंग है फोर्थ और डी है उसकी करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट। आइए जरा समझते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, आइसोथर्मल नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल रिलेटेड है टेम्परेचर से। तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि आपको ऑप्शन 2 में दे रखा है। आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब रिलेटेड है वॉल्यूम से। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में। आइसोबारिक, बार यूनिट होती है प्रेशर की, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, जहां प्रेशर सेम होगा उसे बोलते हैं एडियाबैटिक, उसे बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, जो कि आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। और फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक स्पेशल प्रोसेस है जहां पे कोई भी हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कह देंगे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, अल्कोहल चैप्टर से अगेन पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, which one of the following alcohols react instantaneously with ल्यूकास reagent। आपको बताना है जो आपको अल्कोहल नीचे दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंटली रिएक्ट कर लेता है। देखिए ध्यान से, आपके सामने 4 अल्कोहल दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड है सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड है प्राइमरी अल्कोहल और फोर्थ है टर्शरी अल्कोहल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, जो कि टर्शरी अल्कोहल आपको यहाँ पे दे रखा है वो है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट के लिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट इज एज फॉलोज। जो ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, उसके लिए जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल, लेस देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम है 2 डिग्री, उससे कम है 1 डिग्री। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। हमें ये पूछा है कौन इंस्टेंटली रिएक्शन करेगा, तो ऑब्वियसली जो टर्शरी अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल है वो इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा। देखिए टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटली विद ल्यूकास रिएजेंट, जो कि होता है कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 एंड गिव्स इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ एल्किल क्लोराइड्स। जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ और इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी देगा एल्किल क्लोराइड की। अब एक बार चारों की बात करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन से हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, जैसे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी देगा और कौन इंस्टेंटली ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पहले भी कहा था जो ऑप्शन 1 है उसमें जो अल्कोहल दे रखा है वो 1 डिग्री है, ऑप्शन 2 है इसमें जो अल्कोहल दे रखा है वो 2 डिग्री है, ऑप्शन 3 है इसमें जो अल्कोहल दे रखा है वो 1 डिग्री है और ऑप्शन 4 है उसमें जो अल्कोहल दे रखा है वो 3 डिग्री है, एक टर्शरी अल्कोहल है। इसीलिए क्या होगा, इट गिव्स इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी एंड रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है ऑप्शन 4 में, इसीलिए वो इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी देगा एल्किल क्लोराइड की और इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए ध्यान, क्वेश्चन नंबर 59 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। कौन से इक्विलिब्रिया में Kp और Kc इक्वल नहीं होते हैं। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। सेकंड ऑप्शन कह रहा है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस। थर्ड ऑप्शन कह रहा है CO गैसियस प्लस H2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है
2BrCl gaseous gives Br2 gaseous plus Cl2 gaseous। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है रिवर्सिबल रिएक्शन PCl5 gaseous gives PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए Kp और Kc बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये बताना है कि Kp और Kc कहाँ सेम नहीं है, तो आपको पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है। Kp भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Kc भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Mg। Kp इज इक्वल टू क्या होता है Kc, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और डेल्टा Mg है हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, वहां से हम डेल्टा Mg कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हर रिएक्शन के लिए, और वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि Kp और Kc कहाँ इक्वल है और कहाँ इक्वल नहीं है। Where delta Ng is equal to the number of moles of product in gaseous phase minus number of moles of reactant in gaseous phase। अब यहाँ सिंपल सी बात है, when delta Ng is equal to 0 then Kp is equal to Kc, and when delta Ng is not equal to 0 then Kp is not equal to Kc। जहाँ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है वहाँ Kp Kc के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ RT की पावर क्या हो जाएगी 0 और किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या है 1 हो गया, तो Kp Kc इक्वल आएंगे। लेकिन अगर डेल्टा Ng 0 नहीं हुआ, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो Kp और Kc कभी भी इक्वल नहीं होंगे। आइदर Kp Kc से बड़ा होगा और Kp Kc से छोटा होगा। तो हम क्या कह देंगे, when delta Ng is equal to 0 then Kp is equal to Kc, and when delta Ng is not equal to 0 then Kp is not equal to Kc। ठीक है, अब आगे देखिए। अब एक एक करके हम चारों रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट वाली रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कह रहा है, PCl5 gaseous gives PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। हम यहाँ पे जब डेल्टा Ng कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास है 2 गैसियस की मोल और रिएक्टेंट एक ही है, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे डेल्टा Ng 0 नहीं है, इसलिए Kp Kc के इक्वल नहीं आएगा। सेकंड देखिए, H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI gaseous। यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट भी 2 है, रिएक्टेंट भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है। थर्ड, CO gaseous plus H2O gaseous gives CO2 gaseous plus H2 gaseous। आप देख सकते हैं डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या होगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, डेल्टा Ng 0 है तो Kp Kc के इक्वल आएगा। फोर्थ देखिए, 2BrCl gaseous gives Br2 gaseous plus Cl2 gaseous। डेल्टा Ng क्या होता है 2 - 2 दैट इज 0, सो Kp Kc के इक्वल आएगा। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहां पर डेल्टा Ng 0 नहीं है, इसलिए Kp Kc के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके पास क्वांटम नंबर दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आपको क्वांटम नंबर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे आपको मैच करना है। तो आइए जरा सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आंसर और फिर एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। आपके पास जो क्वांटम नंबर दे रखे हैं, ए है ml दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल के साथ ml के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बी है ms स्पिन क्वांटम नंबर, सी है l दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और डी है n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जो लिस्ट 2 है उसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट आपको कह रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड आपको कह रहा है साइज ऑफ ऑर्बिटल, थर्ड आपको कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और फोर्थ आपको कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो आपको ऑप्शन नीचे दे रखे हैं उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। एक फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, यानी जो ए की करेक्ट मैचिंग है वो है थर्ड, बी की करेक्ट मैचिंग है वो है फोर्थ,
सी की करेक्ट मैचिंग है वो है फर्स्ट, और जो डी की करेक्ट मैचिंग है वो है सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे आया। देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ये इंफॉर्मेशन देता है हमको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, क्योंकि जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी उतने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब शेल में। तो हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml gives the information about the orientation of orbital। सेकेंड है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमको बताता है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके अकॉर्डिंग एस की हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर ms gives the information about the orientation of spin of electron। थर्ड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर l। एजीमुथल क्वांटम नंबर l हमको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा, क्योंकि s p d f अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए उनका शेप भी अलग अलग आता है। तो हम क्या कह देंगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर l gives the information about the shape of orbital। वो किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट मैचिंग कहाँ दे रखी है, ऑप्शन 2 में, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61 एमीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि एनिलीन जो होता है उसको गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अबव स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सेकंड कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कैसे आया, एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। अब देखिए कैसे, पहले फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देते हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, द लुईस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक लुईस एसिड का यूज करते हैं जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और वो कौन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, और एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एनिलीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे देता है और यहाँ पे इसके साथ सॉल्ट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और क्योंकि एनिलीन को क्या करना था, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करनी थी, और यहाँ जो लुईस एसिड AlCl3 था इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था, तो यहाँ पे वो काम हो ही नहीं पाया। ना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड से, और ना ही इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन पे जुड़ सका, और ना ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो बड़े सिंपल सी बात है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। क्यों हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, एनिलीन का विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, द लुईस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब आगे देखें स्टेटमेंट 2 को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एनिलीन लिया आपने, AlCl3 के साथ रिएक्शन हो गई, और यहाँ पे एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और AlCl3 में जो सेंट्रल एल्यूमिनियम एटम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, NH2 प्लस एंड AlCl3 माइनस, राइट। तो इस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगी।
अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। वो क्या कह रहा है, एनिलीन जो कि है एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with anion formed by thalamide. Hence, aryl halides are not good substrate for nucleophilic substitution reaction. So, aniline does not give Gabriel synthesis. देखिए स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो एनिलीन है वो एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और इसको हम गैब्रियल सिंथेसिस से, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हम यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एनिलीन बनाने के लिए हमको एरिल हैलाइड यूज करना पड़ेगा और एरिल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एनायन बनाता है थैलेमाइड उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरिल हैलाइड इजीली नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एरिल हैलाइड जो है वो अच्छे सबस्ट्रेट नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और क्योंकि एरिल हैलाइड रिएक्शन नहीं देंगे थैलेमाइड के एनायन के साथ इसीलिए एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और एक तरह से यूं कह दें एनिलीन जो है वो डज नॉट गिव गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है, एनिलीन जो है वो गैब्रियल सिंथेसिस से ऑब्टेन्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, जरा इसको समझें एक बार। तो आप देख सकते हैं ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बना थैलेमाइड का एनायन और ये है एरिल हैलाइड और यहाँ CX बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी और यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हेंस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होती है? देखिए जरा ध्यान से। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेट्रानाइट्रोफिनॉल और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है HF। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए ध्यान से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट है वो आपको जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनमें सबसे उनमें से जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कैसे होगी? तो जरा देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर, जहां पे OH का जो H है वो नाइट्रो के O के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये था केमिकल बॉन्डिंग का पूछा गया एक इजी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 63 प्योरिफिकेशन टॉपिक से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है जो कि हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC के अंदर देखते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। जब हम हीट करते हैं तो बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बहुत कम ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं जो कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट में आ जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना लिक्विड स्टेट को पास किए हुए। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज। जो टेक्निक हम यूज करेंगे ऐसे सॉलिड सब्सटेंस के लिए जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में वेपर में चेंज हो जाते हैं जो कि अबव प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उस टेक्निक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में भी कि डायरेक्ट सॉलिड जब वेपर में और गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और वही टेक्निक हम ऐसे सब्लिमेशन शो करने वाले सब्सटेंसेस को नॉन सब्लिमेशन या जो नॉन सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं या सब्लिमेशन शो नहीं करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ जो प्रिंसिपल काम आ रहा है, जो टेक्निक काम आ रही है उसका नाम है सब्लिमेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। फिर भी एक बार जो बाकी टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं, टेक्निक्स यूज की गई हैं, एक बार जल्दी से उनका ब्रीफ में एनालिसिस कर लेते हैं कि वो टेक्निक्स क्या है। देखिए जरा ध्यान से, तो जैसा कि मैंने कहा इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यूज किया गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो इम्प्योरिटी है और जो कंपाउंड है
उनकी सॉलिबिलिटीज के डिफरेंसेस पे बेस्ड है, यानी इम्प्योरिटीज और कंपाउंड की जो सॉलिबिलिटी होगी वो किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट होगी, और इसी पे बेस्ड है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, अब आगे देखिए। सेकंड है सब्लिमेशन। Sublimation is the purification technique based on the principle that on heating some solid substance change from solid to vapor state without passing through the liquid state. प्योरिफिकेशन एक ऐसी सब्लिमेशन प्योरिफिकेशन की एक ऐसी टेक्निक है जो कि इस कंसेप्ट पे, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब हम हीट करते हैं तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज में आ जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए, और ऐसे जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वो जो सब्लिमेशन शो करते हैं उनको हम सब्लिमेशन नहीं शो करने वाले सब्सटेंसेस से इस सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास टेक्निक जिसका नाम है डिस्टिलेशन। Distillation is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities and the liquids having sufficient difference in their boiling point. Distillation टेक्निक को यूज कर सकते हैं हम किसके लिए? वॉलेटाइल लिक्विड्स को नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा उसकी वेपर बन जाएगी, उसको सेपरेट आउट कर लोगे, नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी वहीं रह जाएगी, वो सेपरेट आउट नहीं होगी, वो वॉलेटाइल नहीं है, उसकी वेपर नहीं बनती है। जबकि अगर हम ये भी कहें कि अगर दो लिक्विड हैं आपके पास जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उनको भी आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। तो डिस्टिलेशन की टेक्निक कहाँ कहाँ काम आती है? डिस्टिलेशन की टेक्निक काम आती है वॉलेटाइल लिक्विड्स को नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ लिक्विड्स के मिक्सचर को आपस में सेपरेट करने के लिए जिनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। लास्ट आपके सामने जो यहाँ पे टेक्निक का जिक्र किया गया वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन सेपरेशन बाय यूजिंग स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी एक मॉडर्न टेक्निक है सेपरेशन की जिसमें हम दो फेज का यूज करते हैं, एक होती है उसमें स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है उसमें मोबाइल फेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, एंट्रोपी पे बेस्ड। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। आपसे पूछा गया कि आपके सामने कुछ प्रोसेस का जिक्र किया गया है, इनमें से कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है? ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले बात ए में कह रहा है ए लिक्विड एवोपरेट्स टू वेपर। जब कोई लिक्विड वेपर में एवोपरेट होता है तब क्या होगा? बी कह रहा है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। जो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया, लोअर किया, कम किया 130 केल्विन से 0 केल्विन तक। थर्ड जो सी कह रहा है वो है 2NaHCO3 सॉलिड गिव्स Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। NaHCO3 सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। और डी आपको कह रहा है Cl2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2Cl गैस। ठीक है, सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना है कि जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं नीचे उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है ए एंड सी, सेकंड कह रहा है ए बी एंड डी, थर्ड कह रहा है ए सी एंड डी, और फोर्थ कह रहा है सी एंड डी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, ए सी एंड डी इज द करेक्ट। ए सी और डी ऐसे प्रोसेस हैं जहां पे एंट्रोपी बढ़ती है। आइए जरा समझते हैं इनको कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें ऑप्शन ए की। When a liquid evaporates to vapor, randomness or disorderliness increases, hence entropy increases. जब कोई लिक्विड एवोपरेट होता है वेपर में तो उस प्रोसेस में हमें अच्छे से पता है लिक्विड के कंपैरिजन में वेपर के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा स्कैटर्ड रहते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, बी देखिए, बी कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो 130 केल्विन से 0 केल्विन आ रहे हो तो वहां पे भी डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड देखिए सी, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस सो एंट्रोपी इंक्रीजेस। थर्ड में आप देख रहे हो कि आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस है वो गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। इस वजह से क्या होगा? डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है? 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, सो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी।
ठीक है। फोर्थ में क्या हो रहा है, 1 मोल Cl2 गैस फॉर्म 2 मोल ऑफ Cl गैस, Cl एटम, राइट। तो 1 मोल ऑफ जो Cl2 गैस है वो 2 मोल Cl गैस बना रहा है। इस दौरान भी क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डेल्टा एनजी कैलकुलेट करें, 2 माइनस 1 1 आ रहा है। यहाँ पे भी डेल्टा एनजी क्या है, पॉजिटिव है, सो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 16 से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है और ऑक्सीडेशन स्टेट से भी मिलता जुलता है। तो देखिए क्या कहना जरा चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अमोंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये बताना है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनमें से ऐसा कौन है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज पोलोनियम, जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। अब जरा देखिए कैसे, एक्सप्लेनेशन की बात करें। ड्यू टू इट्स मेटेलिक नेचर पोलोनियम डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम अपने मेटेलिक नेचर की वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो एक बार बाकी एलिमेंट्स का भी देख लें कि वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन शो करता है -2, -1, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन में 4 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। जनरली ऑक्साइड में -2, -1 भी होती है, +1 भी होती है और +2 भी होती है। नेक्स्ट हम बात करें सेलेनियम की, तो सेलेनियम में -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। इसी तरह एक बार आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए टेलुरियम शोज -2, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेलुरियम में -2, -2 के साथ साथ +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। और लास्ट जो है पोलोनियम, इट शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम में क्या होगा, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको उसमें काफी, तो हम इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में कह सकते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके पास है कन्वर्जन और लिस्ट 2 में आपके पास है नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। कन्वर्जन में आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ए दे रखा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2। बी में कह रहा है 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn+2। सी कह रहा है 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। जो लिस्ट 2 में आपके पास फेरेडे रिक्वायर्ड है उसमें क्या होगा, फर्स्ट इज 3 फेरेडे, सेकंड इज 2 फेरेडे, थर्ड इज 1 फेरेडे एंड फोर्थ इज 5th फेरेडे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर क्या होगा जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। सेकंड कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। थर्ड कह रहा है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी ए की करेक्ट मैचिंग है सेकंड, बी की करेक्ट मैचिंग है फोर्थ, सी की करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट और डी की करेक्ट मैचिंग है थर्ड। आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां कहीं पे किसी प्रोसेस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, वहां पे 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस यहाँ पे हमको दे रखा है, कन्वर्जन यहाँ पे हमको दे रखा है, उसमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना फैराडे चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो इस कंसेप्ट की हेल्प से हम ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी डी, इनको अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो देखिए ए आपको कह रहा है 2H2O इज कन्वर्टिंग इनटू O2 और यहाँ पे 4H प्लस के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, तो 4 फैराडे चार्ज यहाँ रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ जो 4 फैराडे चार्ज आएगा वो आएगा 2H2O के मोल्स के लिए। हमको तो 1H2O के मोल के लिए कहा है, तो 2 मोल्स ऑफ H2O के लिए 4 फैराडे चार्ज, सो 1 मोल ऑफ H2O के लिए 2 फैराडे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर 2 moles of H2O 4 Faraday charge is required. Hence, for 1 mole of H2O, it will require 2 Faraday charge.
ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है बी, MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। तो हम क्या कह देंगे, 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 प्लस 4H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस जब कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो यहाँ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इसका मतलब 5 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। सो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस जब Mn+2 में कन्वर्ट होगा, तो इट विल रिक्वायर 5 फैराडे चार्ज। ठीक है, अब देखिए थर्ड, CaCl2 जो मोल्टन होगा, इसमें से कैल्शियम +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो कैल्शियम सॉलिड का फॉर्मेशन होगा और 2 क्लोराइड आयन मीडियम में मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, सो 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम के लिए। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम अगर फॉर्म होता है तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए। हमको तो 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम की बात कह रहा है, तो 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम के लिए 3 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या बोल देंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्स 2 फैराडे चार्ज, सो 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल रिक्वायर 3 फैराडे चार्ज। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, 2 FeO plus H2O gives Fe2O3 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2 मोल्स ऑफ FeO के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, तब जाके Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, 2 फैराडे चार्ज चाहिए। तो 2 FeO के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 1 FeO के लिए 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए ध्यान से, 2 moles of FeO require 2 Faraday charge, so 1 mole of FeO will require 1 Faraday charge. Okay, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, hence option 1 is the correct answer. ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉलोइंग जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आपके सामने जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करो। फर्स्ट है सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड है सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जरा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। बस इसी तरह से हम इसको आगे देखना है, सॉल्व करना है, आगे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो क्या है कंसेप्ट, on moving down the group electronegativity decreases while electronegativity increases across the period। ठीक है, अब आगे देखिए। So order of electronegativity according to Pauling scale value is, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम 1.8, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। ठीक है, ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, a compound with a molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbons, its IUPAC name is। क्वेश्चन नंबर 68 एक इजी क्वेश्चन है, IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछा गया। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14 और उसमें 2 टर्शरी कार्बन एटम्स हैं। आपको बताना है कि उसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ C6H14 के जितने भी आइसोमर्स हैं उनको देखना है, उनमें से ऐसा कौन सा आइसोमर है जिसमें 2 टर्शरी कार्बन है। तो जिसमें 2 टर्शरी कार्बन है उस आइसोमर का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट कह रहा है एन हेक्सेन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 2 मेथिल पेंटेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, क्योंकि थर्ड के अंदर ही आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है और इसके साथ साथ 2 टर्शरी कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। क्या बोल देंगे एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे जो फर्स्ट कंपाउंड है एन हेक्सेन, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें प्राइमरी कार्बन है
और सेकेंडरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन एक भी नहीं है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज n-हेक्सेन हैज नो टर्शरी कार्बन्स। ठीक है। सेकेंड अगर आप ध्यान से देखें, जो 2-मेथिल पेंटेन है, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, सो इट हैज ओनली वन टर्शरी कार्बन, इसमें केवल एक टर्शरी कार्बन है। थर्ड अगर आप देखें 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों जो कार्बन है वो कैसे हैं, CH वाले दोनों कार्बन कैसे हैं, टर्शरी कार्बन है। तो एग्जैक्टली जो हमको पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हो और 2 टर्शरी कार्बन एटम हो, वो कौन है, तो वो है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है। फोर्थ जो है वो है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, इसमें आप देख सकते हैं कोई टर्शरी कार्बन है ही नहीं, यहाँ तो क्वाटरनरी कार्बन है, राइट, और प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन है। So fourth जो 2,2 dimethyl butane है, it has no tertiary carbon atoms. Okay, hence the correct answer is option 3. अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, फेलिंग सॉल्यूशन हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। वहां पे जो फेलिंग सॉल्यूशन हम ए यूज करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे आपको वो पूछा गया है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए है, ऑप्शन है एक्वस कॉपर सल्फेट, सेकंड अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, थर्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जिसको रोसेल सॉल्ट भी कहा जाता है, और फोर्थ है एक्वस सोडियम सिट्रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं वो होता है एक्वस, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन। फेलिंग रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट जो होता है उसमें दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ए में हम क्या कहेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, इट इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोसेल सॉल्ट प्लस NaOH और KOH, जो भी अल्कलाइन मीडियम होगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी दोनों मिला के बनाते हैं फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। ठीक है, अब आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे, जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। क्या कह रहा है जरा देखिए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है यदि आपको नॉलेज है, यदि आपको वैल्यू नोन है किसकी। तो आपके ऑप्शन है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, और फोर्थ है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो जो आपके ऑप्शन है उसमें पहला कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अगर नोन हो तो क्या आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अगर नोन हो तो आप वैल्यू पता कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। थर्ड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन अगर आपको मालूम हो तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। और फोर्थ टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगर रेट कांस्टेंट आपको मालूम हो तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन की जा सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। देखिए जरा ध्यान से कैसे आया वो। हम अच्छे से जानते हैं आरएनएस इक्वेशन को हम टू डिफरेंट टेम्परेचर पे जब एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, log 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, where K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। तो अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 पे जो रेट कांस्टेंट आएंगे वो K1 और K2 होंगे, और K1 और K2 की हेल्प से आप एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, T1 T2 डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स है। Hence activation energy EA can be calculated if the value of rate constant K is known at two different temperatures T1 and T2। T1 और T2 टेम्परेचर पर जो आपके पास रेट कांस्टेंट K है K2 और K1 के फॉर्म में, अगर वो आपको नोन है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने नीट यूजी 2024 के केमिस्ट्री पेपर में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक, जो कि सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 51 से 70 टोटल 20 क्वेश्चंस थे, उनका हमने आंसर देखा।
एक्सप्लेनेशन देखा, कंसेप्ट क्लियर किया और साथ ही साथ उनका डिफिकल्टी लेवल भी समझा और ये भी देखा कि वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नीट, जेई, 11th और 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और ये जो वीडियो है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी नीट यूजी 2024 के जो कंसेप्ट्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और बात यहाँ पे आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पे बेस भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।